हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं ब्रेन डेस्क वीडियो। बीते 2 लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ जो भी डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो आपका एम्स का हो या फिर आपके CISF का हो, हर एक स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट लेवल पर या फिर हम कहें फार्मेसी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, उससे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो हम इसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेक्शन में पूरा का पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बता दिया था, जो हमारा पहला लेक्चर था फाउंडेशन वाला, उसमें आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ही डिटेल्ड और कहा जाए सिंपलर वर्जन है। तो आज से हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से, इससे पहले की सीरीज़ में हम पूरा फाउंडेशन उसका हिस्टोरिकल पढ़ चुके हैं, कैसे आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना। साथ ही साथ उस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग कितने सारे अमेंडमेंट हुए, जिससे बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से 1940 के हिसाब से जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था वो उस टाइम के हिसाब से ठीक था, लेकिन आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें बढ़ी या बदली, उनके हिसाब से अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा कि मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, उसका हम आज चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। ठीक है, चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे, जो कि आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सोर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो आप सिंपली CDSCO की वेबसाइट पर जा सकते हैं। CDSCO की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ पे आपका एक्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। एक्ट वाले सेक्शन में आपका DNC एक्ट करके फाइल दिखेगी, DNC एक्ट 1940। ठीक है, आप उस फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 600+ पेजेस की वो PDF है पूरी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से हम सारी की सारी डिटेल सिंपलर फॉर्म में कवर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक कोई भी जब एक्ट बनाया जाता है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल रहती है, और ये टेक्निकल लैंग्वेज हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पूरे के पूरे एक्ट के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज रहेंगी जो समझ जाएंगे आप। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें थी, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन हम इसमें एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि आपका फूड के अलावा जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर ड्रग के कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए एक्सिपिएंट को भी हम ड्रग बोलते हैं। आज आप समझेंगे कि एक्चुअल में ड्रग की डेफिनेशन लीगली होती क्या है। क्लियर है यहाँ तक? तो यही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ से आता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जो इससे पहले था। इसके अंदर है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और इसी के रूल्स हम 1945 में पढ़ते हैं। और यही आपका जो एक्ट नंबर 90 द इंडियन एक्ट था, उसके एक्ट नंबर 23 के अंदर 1940 के अंदर जो एक्ट ऐड किया गया था वो था आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 107 के थ्रू 103 सेक्शन के अंडर में इसको बनाया गया था। चलिए, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देख लिया। सिमिलरली आप जब ये PDF खोलेंगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि इसमें कुछ छोटे छोटे एब्रीविएशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे A.O क्या होता है, अडप्टेशन ऑफ लॉ ऑर्डर्स 1958 में। CL अगर कहीं पर होगा तो क्लाउज बोलेंगे उसको। अगर INS करके कुछ है तो इंसर्टेड उसका मतलब होगा। P है तो आपका पेज होगा, PT है तो पार्ट होगा, REG है तो रेगुलेशन। तो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसका जो कंटेंट है उसके अंदर आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, आपका 23 ऑफ 1940, तो ये आपका 1 से लेकर 30 पेजेस तक आता है। और रेस्ट ऑफ हमारे पूरे के पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रूल्स आते हैं, और उन्हीं रूल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए पेनाल्टीज़ वाला क्वेश्चन हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हो सकती हैं। हम सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम आज अपना चैप्टर 1 देखते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से हमारा जो पहला चैप्टर है वो आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। यानी कि पहले आप किसी चैप्टर को बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे वो है क्या। तो हमारे चैप्टर 1 के अंदर में बेसिकली शॉर्ट टाइटल, यानी कि हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बोलेंगे क्या, एक्सेंट, और उसके साथ साथ में कमेंसमेंट, ये क्या सीन है। इसके साथ साथ में एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट वैलिड, डेफिनेशंस हमें देखने को मिलेंगी सेक्शन 3 के अंदर। साथ ही साथ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार UPSC ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, साथ ही साथ फार्मासिस्ट एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर। अगर पूछ लिया कॉस्मेटिक किसको कहेंगे, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दी कि दीज आर द पार्ट ऑफ दिस, तो आपको कॉस्मेटिक डेफिनेशन एज इट इज़ जो हमारे लॉ में मेंशन करी गई है या लीगल टर्म्स के बेसिस पर जो मेंशन करी गई है वो है क्या। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर हम इसमें चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं आपकी जो DTAB है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, साथ ही साथ आपका जो आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अंदर हम DTAB के पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एक्चुअल DTAB का रोल क्या होता है, कंपोजिशंस क्या होता है, उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे ताकि आप कभी इसको ना भूलें। साथ ही साथ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारी CDL कलकत्ता में जो पहली बार बनी थी, और इसके साथ साथ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, और इसके अंदर एक सेक्शन और इंक्लूड है, वो है सेक्शन 5 and 7 नॉट टू अप्लाई टू आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। इसके सम क्लॉज हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर हम चैप्टर 3 के ऊपर मूव करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये चैप्टर आपके पूरे ड्रग इंस्पेक्टर कहो, कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कहो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इसमें आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी आपके ड्रग्स के बारे में, जैसे कि मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, स्पूरियस कॉस्मेटिक, प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, कौन कौन से पैरामीटर्स के बाद हमें ड्रग्स को इंपोर्ट नहीं करना है। साथ ही साथ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन इंपोर्ट, अगर कोई भी ड्रग जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इसको इनहिबिट कर सकती है या फिर प्रोविजन लगा सकती है कि आप इस तरह की ड्रग्स को इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड रेगुलेशन को वायलेट करती है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कस्टम ऑफिसर्स की पावर्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ऑफेंसेस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि देखिए आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द ऑफेंसेस, व्हाट मे बी द ऑफेंसेस, इसकी वजह से आप देख सकें कि आपको क्या क्या पावर मिली है। ठीक है, कॉन्फिकेशन और साथ ही साथ ज्यूरिडिक्शन, ये लीगली कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पर पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एम्प्लाई होता है, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चैप्टर आपका जो 4A है, ठीक है, ये आपका बाद में जोड़ा गया था। इससे पहले हमारे चैप्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ कहा जाए बेसिक चीज़ें थी। चैप्टर 4A को बाद में जोड़ा गया था, जो कि आपका आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के प्रोविज़न और उसके एप्लीकेशन वगैरह, मतलब ऐसे समझिए हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को जब बनाया गया था, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हमारे ASU ड्रग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनसाइंटिफिक बता दिया था, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा जोड़ा गया तो चैप्टर 4A बनाया गया, जिसके अंदर आपके आयुर्वेदिक का ही टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होगा, यानी कि ASU। अभी तक हम DTAB पढ़ रहे तो ASU टैब होगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। उसके साथ साथ आपका कंसल्टेटिव कमेटी भी इसकी होगी, ASU कमेटी जो है इसकी, वो भी कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी। और साथ ही साथ आपका मिस ब्रांडेड ड्रग जो कि आयुर्वेदा के अंदर आती हैं, अडल्ट्रेटेड आयुर्वेदिक ड्रग, स्पूरियस, ये हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के साथ साथ तीनों ASU की बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इसका रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सेल, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स, क्योंकि आप ये भी जानते हैं आज के टाइम पर आयुर्वेदिक ड्रग्स का मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो उसके ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। और वो स्टैंडर्ड्स आते हैं हमारी जो ऑथराइज्ड बुक हैं, और उन्हीं ऑथराइज्ड बुक्स में मेंशन जो फॉर्मूले हैं, उन्हीं से आप क्या करेंगे, ड्रग्स को बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके प्रोविजन सेल पर प्रोविजन है। साथ ही साथ यहाँ पर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिटेड मैन्युफैक्चरिंग ETC आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। आयुर्वेदा के भी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, लेकिन स्पेसिफिकली वो लोग इसमें एलिजिबल होते हैं जिनके पास BMS की डिग्री होती है, या फिर वो स्पेसिफिकली आयुर्वेदा के लिए असाइन किए जाते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट, स्पेसिफिकली फॉर हम ASU ड्रग्स की बात करेंगे। और देखिए आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए बहुत सारे एनालिसिस के लिए अलग अलग लेबोरेटरी क्या करी जा रही हैं, इस्टेब्लिश की जा रही हैं, जिसके अंदर आपके आयुर्वेदिक पर्सनल्स के लिए एनालिस्ट की जॉब भी निकलने वाली हैं। तो आयुर्वेदिक एनालिस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज फर्दर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ बात करें इंस्पेक्टर, स्पेसिफिकली आपके ASU के लिए रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन, सेक्टर 22, 23, 24, 25, इन सारे सेक्शंस के बारे में हम देखेंगे। अगर कोई आयुर्वेदा के अंदर कुछ भी ऑफेंसेस करता है, स्टैंडर्ड रेगुलेशंस का वायलेट करता है, तो उसके ऊपर क्या क्या पेनाल्टीज लगेंगी, पेनाल्टीज फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस जो स्पेसिफिकली ऑफेंस रहेंगे, कॉन्फिकेशन और बाकी सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। साथ ही साथ आयुर्वेदा की जो ड्रग्स हैं और उनकी जो चीज़ें हैं ASU की, उनको फर्स्ट शेड्यूल में भी डाला गया है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे
पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे और आपके साथ साथ 2 इसके शेड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपका चैप्टर 4 है, अभी 4A आपने देखा तो वो बाद में ऐड किया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो चैप्टर 4 है आपका वो ड्रग्स के लिए था, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स। अब ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं तो ड्रग के बारे में हम देखेंगे। अभी आप जानते हैं, आप ड्रग समझते होंगे कि आपने बता दिया पैरासीटामोल एक ड्रग है, लेकिन लीगली कौन कौन सी चीज़ें, मैंने आपको जब अमेंडमेंट वाला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ड्रग की डेफिनेशन बार बार रिवाइज़ की गई थी, और बार बार जब रिवाइज़ की गई थी तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया था, इसमें इंक्लूड वर्ड करके और उसको बढ़ा दिया गया था। तो और भी सारी चीज़ें देखेंगे जिनको ड्रग बोला जाता है, तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके ड्रग के लिए स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी चैप्टर 4 के अंदर। और पेनाल्टीज, पावर वगैरह, इन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर 4। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर्स देखते हैं तो इतना मान के चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। देखिए क्वेश्चन वहीं से बनेगा, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अगर आपको समझना है तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक लाइन, हर एक क्लॉज, हर एक प्रोविजियो का मतलब होता है। इवन एक्ट के अंदर शैल, में, इन सब के भी अलग अलग मतलब होते हैं। शैल का मतलब आपका मैंडेटरी होता है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं, लेकिन डिस्कशन के बाद इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको मैंडेटरी पर्पज से पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम सेक्शन 4A ये हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 5 की बात करें तो इसके अंदर मिसलेनियस आ जाती हैं, जैसे कि पावर टू गिव डायरेक्शन, ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पेनाल्टी, बैक्सिशन, सर्च फॉर सीजर्स, पब्लिकेशन ऑफ सेंटेंस एंड पास्ड अंडर दिस एक्ट, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट पावर टू इम्पोज एनहेंस पेनाल्टीज वगैरह, सर्टेन ऑफेंसेस टू बी ट्राइड आपके समरली। और इसके बाद बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन टू गुड फेथ। तो अलग अलग चीज़ें जो हम एक स्पेसिफिक चैप्टर में नहीं रख सकते, तो मिसलेनियस कैटेगरी बना दी गई। इस चैप्टर 5 को भी बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने अमेंडमेंट वाले लेक्चर में देख चुके हैं, तो आप इस पूरे लेक्चर को देख सकते हैं सीरीज के अंदर हमारे। तो इसके साथ साथ हमारे 2 शेड्यूल्स आते हैं, जिनके अंदर आपका आयुर्वेद और यूनानी ड्रग्स की बुक्स वगैरह और इन सब के ऑथेंटिक फॉर्मूले आते रहते हैं। दूसरा शेड्यूल्स भी आता है, जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, ये है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का एज इट इज़ PDF मैंने आपके साथ में ली है। यहाँ पर कोई भी चीज़ें चेंज नहीं की हैं, सब एज इट इज़ है। इसको हम ब्रेक डाउन करके अच्छे से पूरा का पूरा समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी के सजेशन और रिकमेंडेशन चोपड़ा कमेटी के बेसिस पर बनाया गया था, वो आपका 10 अप्रैल 1940 को जो इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेशन था वहाँ से पास हो जाता है। और उसके बाद ये लागू कब हुआ था आपका 1 अप्रैल 1947 से पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट में ये लागू हो गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। पास कब हुआ था, असेंट कब मिल गया था कि अब ये एज अ एक्ट काम करेगा, एक्ट 23 ऑफ 1940। ठीक है, एक्ट 23 ऑफ 1940 ऐड कर लिया गया था। तो ये आपका 10 अप्रैल 1940, ये डेट अपने दिमाग में छाप के रख लीजिए। साथ ही साथ अब हम पढ़ते हैं एन एक्ट टू रेगुलेट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का डेफिनेशन अब कहा जाए ये था क्या। एन एक्ट टू रेगुलेट इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग। यही तो हम लोग चाहते थे जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अगर कोई भी ड्रग इंपोर्ट हो रही है, इंडिया के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, सेल्स हो रहा है, तो और इसके साथ साथ ड्रग के साथ साथ कॉस्मेटिक्स जो बाद में ऐड किया गया था 1962 के अमेंडमेंट के बाद में उसको ऐड कर लिया गया था कॉस्मेटिक को। उससे पहले हमारा ड्रग एक्ट ही था, उसमें कुछ कॉस्मेटिक नहीं था। तो उसके ऊपर सारी की सारी रेगुलेशन, सारे के सारे लीगल प्रोविजंस आपके इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। वेयर एज इस एक्सपीडियंट टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन आप देखिए, यहाँ पर देखिए, वेयर एज लेजिस्लेचर ऑल प्रोविंसेस have passed resolution in the term of section 103 the Government of India Act 1935। हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स
रूल करते थे ऑन द लेजिस्लेचर, उनके पास क्या संविधान था, तो वो था आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके सेक्शन 103 को यूज करके उन्होंने क्या किया, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया। और ये एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर 23 ऑफ 1940। और ये आज भी एज इट इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट नंबर 23 ही कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ इसको इन रिलेशन टू सच द अबव मेंशन and matters essentially there as to ensure in the list second of the 7th schedule to the said act। अब सुनो यहाँ पे एक ध्यान से चीज, लिस्ट 1 में जैसे कि हमारी जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 2 तरह की लिस्ट देखने को मिलेंगी आपकी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में वो सारी की सारी पावर्स आती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नए रूल्स बना सकती है, नए लॉ बना सकती है। लेकिन लिस्ट 2 जो है आपकी, यहाँ पर पावर मिलती है स्टेट को। अब वो स्टेट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस लिस्ट 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 शेड्यूल के अंदर एक ऑर्डर कहें या फिर एक रिक्वेस्ट कहें, एक पार किया कि अब पूरे इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पास कर पाना, अप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अधिकार दिया कि आप इस एक्ट को एज इट इज़ अपने स्टेट में क्या करिए, अप्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है टू इम्प्लीमेंट द सेंट्रल लॉ इन द स्टेट्स। ठीक है, तो वो इसके अंडर में आता है। अब पढ़ लेते हैं हमारा चैप्टर 1। अब ये कैसे है, चैप्टर 1 को ही हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सेक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट ये कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ो शॉर्ट टाइटल। हम इस पूरे के पूरे एक्ट को बोलेंगे क्या, इसका एक्सटेंट क्या होगा और इसका कमेंसमेंट क्या होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यानी कि जो एक्ट आपका है ये बोला जाएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। क्लियर है यहाँ तक। इट एक्सटेंड यानी कि ये कितने इंडिया के कौन से पार्ट को कवर करेगा, तो ये इंडिया के पूरे पार्ट को कवर करेगा। हम ये डिफिकल्ट लैंग्वेज को शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज के एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट है इसका, ये सेक्शन 1 के अंदर आता है, ये है इट शैल come into force at once but the chapter 3rd shall take effect only from such date as central government may by notification in the official gazette appoint in the behalf of chapter 4th shall take effect in the particular state only from such date as the state government may like notification appoint in this behalf। अब इतनी टिपिकल लैंग्वेज आपको समझने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या किया है, इसको समझाया है। अगर हम सिंपली कहें तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी ये मेंशन है कि इट शैल यानी कि ये मैंडेटरी है। जिस दिन ये एक्ट पास हुआ आपका 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो उसी दिन से क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट में आ जाएगा आपके किसके, इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, चैप्टर 3rd और चैप्टर 4th को स्टेट गवर्नमेंट लागू करने के लिए नोटिफिकेशन, मतलब पूरा का पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हो जाएगा आपका उसी दिन से जिस दिन पास हुआ है, लेकिन उसका जो चैप्टर 3rd है वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद ही लागू होगा सेंट्रल में, और स्टेट के अंदर चैप्टर 4 जो है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देंगे, देन वो उसके बाद में लागू होगा, जो कि हमने सिंपल एक्सप्लेनेशन बताया। ये एक्ट क्या कहलाएगा, दिस एक्ट में कॉल्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कहलाएगा। मे का मतलब क्या है, कहलाया जाएगा। डू नॉट मीन दैट द नेम इज लीगल इन ड्राफ्टिंग, बट जितनी भी डॉक्यूमेंटिक प्रोसीडिंग होंगी उसके अंदर इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, दिस प्रोविजन एग्जाम्पल द जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इट मीन्स दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अप्लाइज थ्रू आउट द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि टेरिटोरियल रीजन के अंदर ये एक्ट जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो ये था इसकी दूसरी लाइनिंग का मीनिंग। अब यहाँ पर जो आपका चैप्टर 3rd है ये आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो चैप्टर 3rd में ये बताते हैं, और इनका जो 4th सेक्शन जो था, 4th लाइन जो थी उसमें ये बता रहे थे कि आपका बट द चैप्टर 3rd शैल टेक इफेक्ट ओनली फ्रॉम सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। इसका कहने का सिंपल मतलब ये है कि पूरा का पूरा आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो आपका लागू हो जाएगा, लेकिन जब भी चैप्टर 3rd इंडिया में लागू होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको लागू कराएगी। सिमिलरली आपका जो चैप्टर 4 है इसको स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताएगी, देन ये स्टेट में लागू होगा। बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज इट इज़ पूरे के पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम पूरा ये एक्ट देखें, बट यहाँ पर एक प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो का मतलब क्या है, एक्सेप्शन या स्पेसिफिक एक पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब मैंने आपको ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब हमारा ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट आया था तो वो पूरे इंडिया में लागू नहीं हुआ था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी वो एक्सेप्शन में थी। तो यहाँ पर एक प्रोविजन ये दिया गया है, इन द रिलेशन टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर 3 शेल टेक इफेक्ट ओनली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंटेड इन द बिहाफ। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जो भी वहाँ पे रूल्स चल रहे होंगे, चैप्टर 3 भी जब हमने जम्मू एंड कश्मीर को अमेंडमेंट करके, जैसे मैंने बताया था जम्मू एंड कश्मीर को बाद में अमेंडमेंट कर लिया था, ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर हमारे ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट में कब जोड़ा गया था, तो 1972 में अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट 19 ऑफ 1972। वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड कर लिया गया था और वहाँ पर प्रेजेंट जो भी लॉ थे वो भी अप्लाई होंगे और साथ ही साथ हमारा ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट वहाँ पर अप्लाई हुआ 1972 के बाद में। और वहाँ पर भी अगर चैप्टर 3 आपको क्या करना है, लागू करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी और वो जम्मू एंड कश्मीर में एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ अदर्स लॉ नॉट वैलिड, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना है। ये जो लाइन आपको दिख रही है सेकेंड नंबर पे, द एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नॉट वैलिड। अब इसकी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन to and not in derogation of the Dangerous Drug Act 1930, Act 2 of 1930 and any other law for the time being in force। अब इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जरूरी नहीं ड्रग एंड इससे रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है, अगर कोई भी कानून लागू हो रहा है, यानी कि कंपनी कोई फ्रॉड करती है, कंपनी अगर कोई फ्रॉड करती है या फिर कोई भी ऐसा इलीगल काम करती है, तो वो ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट लागू होगा। तो ऐसा नहीं है। आपका जो पेरेंट एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो पेरेंट एक्ट है वो, और उसके साथ साथ में अगर कोई और एक्ट भी लागू हो रहा है तो ये दोनों साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, इन्फोर्स हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो डेंजरस ड्रग एक्ट है, जिसको हम आज के टाइम पे एनडीपीएस एक्ट पढ़ते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, वो भी अप्लाई होगा और ये साइमल्टेनियसली अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेंजरस ड्रग एक्ट इसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा या ओवरराइड कर देगा। तो ये है आपका सेक्शन 2 का प्रोविजियो, ठीक, जो हम यहाँ पे स्पेशल देख लिया था हमने। और अगर हम इसकी बात कर रहे थे तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 3, और सेक्शन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 की डायरेक्ट डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। अब देख रहे हैं ये इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज वाला सेंटेंस, आप क्या समझेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 3 में दी गई डेफिनेशन एज इट इज़ पूरे के पूरे एक्ट में अप्लाई होगी, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। जब तक किसी भी चैप्टर या इस पूरे के पूरे एक्ट के अंदर अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऐसा दिया गया है जो उसकी मीनिंग को चेंज करता है, तब उसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये इसका मतलब है आपके डेफिनेशन के अंदर। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे डेफिनेशन से मतलब, इन दिस एक्ट unless there is anything repugnant in the subject or context। अब इसका क्या मतलब है, this opening sentence explains that all definition given in the section 3 apply throughout the Drug and Cosmetic Act, पूरे में अप्लाई होंगे। लेकिन अगर हम बात करें however if the meaning of the word does not fit the subject or the context or particularly provision, then the word should be इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में दी गई डेफिनेशन पूरे एक्ट में एज इट इज़ अप्लाई होगी। लेकिन अगर कोई कॉन्टेक्स्ट उसकी मीनिंग को, उसकी पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करता है तो क्या होगा, उसको एज इट इज़ अप्लाई कर लिया जाएगा, उसी इंटरप्रिटेशन से देखा जाएगा। अब इसका जो दूसरा लाइन है, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स इंक्लूड्स का मतलब होता है जब किसी डेफिनेशन को और ब्रॉडर करना होता है। ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मूला डिस्क्राइब इन अथॉरिटेटिव बुक्स में जो लिखा हुआ है। कौन सी बुक्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, टिबेटन सिस्टम स्पेसिफिक इन द फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन है। अब ऐसे समझिए कि
अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से ऐसी ड्रग्स होंगी जो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा के अंडर मानी जाएंगी। तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो इंक्लूड करते हैं ये 3 मेन फंक्शन, यानी कि वो क्या करते हैं, आपके डायग्नोसिस में यूज़ हो रहे हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं, मिटिगेशन में और प्रिवेंशन में अगर वो यूज़ हो रहे हैं, कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर इन द एनिमल और इन द ह्यूमन विल कंसीडर एज। और फिर इसके बाद एक पॉइंट इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये अगर बनाए जा रहे हैं उन फार्मूलेज के अकॉर्डिंग जो कि आपकी अथॉरिटेटिव बुक्स ऑलरेडी शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, वहाँ से लिए गए फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी ड्रग्स को हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टाइटल दिया गया है, द बोर्ड मीन क्या होगा, बोर्ड मीनिंग क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए हमारा डीटेब है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो जब भी इनके टेक्निकल मैटर में, आयुर्वेदा या एएसयू ड्रग्स के टेक्निकल मैटर में कोई भी बोर्ड का मतलब क्या होगा, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनके लिए जो बोर्ड होगा वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आयुर्वेदा और एएसयू का अलग होगा, जो किसके अंडर में आएगा, सेक्शन 33C जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्पेसिफिकली फॉर द एएसयू ड्रग। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल मीनिंग में ये है कि अगर हम एएसयू ड्रग्स की बात कर रहे हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी टेक्निकल मैटर्स में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करती है तो वो अंडर सेक्शन 33 ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एएसयू वो ही इसके लिए काम करेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एएसयू ड्रग्स, उसके लिए कौन सा ड्रग या कॉस्मेटिक हो उसके लिए डीटेब ही काम करेगा। ये है इसका सिंपल मीनिंग, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग, दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन व्हाट इज लीगली कंसिडर एन आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स। लीगली हम किन को कंसिडर करेंगे, तो कोई भी मेडिसिन जो इंटरनल यूज या एक्सटर्नल यूज करे, सच एज ऑयल्स, ऑइंटमेंट और क्रीम्स, किस लिए, डायग्नोसिस, ट्रीटिंग, रिड्यूसिंग सिम्टम्स, प्रिवेंटिंग डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन और एनिमल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट ये मेडिसिन ओनली अकॉर्डिंग टू द ऑथोरिटेटिव बुक जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाई गई हो। और इफ अ मैन्युफैक्चर प्रिपेयर अ मेडिसिन यूजिंग फार्मूला दैट इज नॉट मेंशन, वो उसने अपने आप से ईजाद किया है और वो उन बुक में मेंशन नहीं है, उन ड्रग्स को हम आयुर्वेदिक ड्रग्स नहीं मानेंगे। तो उन ड्रग्स को सीधा क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप वही ड्रग बना सकते हैं जो ड्रग ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन है। क्लियर है यहाँ तक? ये था इसका मीनिंग। दूसरा जो हम पढ़ रहे थे, जो सेक्शन इसका 3 है, उसका एक पर्टिकुलर सब सेक्शन AA जो है, द ब्रॉड मीनिंग का मतलब होता है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के मामले में बात करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीधे एएसयू के बारे में, तो यहाँ पर इनका खुद का अलग बोर्ड है जो कि किसके अंदर आता है, आपका सेक्शन 33C के अंडर में आता है, जो स्पेसिफिकली एएसयू ड्रग्स के बारे में टेक्निकल एडवाइजरी देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, सेक्शन 3 के अंदर ही हम ही देख रहे हैं अभी, कॉस्मेटिक्स क्या होंगे, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या होगी। आज तक आप जो पढ़ते हैं कॉस्मेटिक की डेफिनेशन, तो कोई भी ऐसा आर्टिकल डेफिनेशन आप देखिए, जब भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ें, सिंपल मीनिंग इतना सा है कि आप हर एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। कॉस्मेटिक मीन्स यानी कि अब इसके बारे में डेफिनेशन एकदम कन्फर्म है, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड, introduced into otherwise applied, human body or any part thereof, cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance, and include any article intended for use as a component of cosmetic। टेक्निकल डेफिनेशन है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो किस लिए यूज करा जाए, रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और स्प्रेड, बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए, यानी कि बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाए, इंट्रोड्यूस या फिर अदरवाइज अप्लाइड ऑन अ ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट, किस लिए, फॉर ब्यूटीफाइंग, क्लींजिंग और प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और अल्टर करते अपीयरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड या परमानेंट, उसको हम कॉस्मेटिक कहेंगे। साथ ही साथ उसमें यूज होने वाला कोई भी एक्सिपिएंट या कंपोनेंट भी कॉस्मेटिक कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई भी क्रीम बनाई तो पूरी क्रीम ही कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक कि वो क्रीम प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे सारे के सारे कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट भी कॉस्मेटिक ही कहलाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो देखिए, दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन व्हाट इज लीगली कंसिडर एज अ कॉस्मेटिक under the Drug and Cosmetic Act. A cosmetic is any product that is applied human body, improving appearance, maintaining personal hygiene,
इट मे रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल और स्प्रेड ओवर, अप्लाइड ऑन अदर वे, स्किन, हेयर, नेल्स, लिप्स, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम कॉस्मेटिक कंसिडर करेंगे लीगली अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इनका मेन पर्पस क्या है? क्लीन, इम्प्रूव ब्यूटी, इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस, चेंज अ पर्सन अपीयरेंस, वो क्या होगा? कॉस्मेटिक होगा। अनलाइक मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं है। आर नॉट इंटेंडेड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीट और प्रिवेंट। तो डेफिनेशन में अगर कभी यहाँ पर ये मेंशन है कि कॉस्मेटिक आर दोज विच आर यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंट द डिजीज, तो कॉस्मेटिक नेवर ट्रीट द डिजीज, दे आर फॉर स्पेसिफिकली इम्प्रूव ब्यूटी, इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस, क्लीनिंग पर्पज से, ब्यूटिफाइंग पर्पज से यूज करे जाते हैं, उन्हें हम कॉस्मेटिक कहेंगे। द डेफिनेशन ऑल्सो स्टेट दैट नॉट ओनली द फाइनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बट द ऑल्सो सब्सटेंस यूज फॉर एज अ इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज द कॉस्मेटिक। यानी कॉस्मेटिक बनाते टाइम कोई भी कंपोनेंट या कोई भी इंग्रेडिएंट जो उसमें यूज किया गया वो भी कॉस्मेटिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ड्रग की डेफिनेशन। आज तक आप जो ड्रग की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, आज आप लीगल डेफिनेशन पढ़िए। हमसे B.Pharm फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि भैया ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है ड्रग की डेफिनेशन क्या है? तो चलिए आज ड्रग की डेफिनेशन को हम समझते हैं। बार बार अमेंडमेंट में मैंने आपको यही बताया था कि हम लोग ड्रग की डेफिनेशन को क्या कर रहे थे? रिवाइज कर रहे थे। रिवाइज करने का एक ही पर्पस था कि नई नई चीज़ें आ रही थी उनको इंक्लूड करना था और ड्रग की डेफिनेशन को ब्रॉडन करना था, यानी कि बड़ा करना था। तो पहला जो डेफिनेशन था ड्रग का, all medicines for internal or external use of human being or animal, all substance intended to be used or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human being or animals, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquitoes, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? ड्रग कंसीडर करेंगे। सिंपल मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इंटरनली यूज़ करी जाए या एक्सटर्नली यूज़ करी जाए, एनिमल्स पे यूज़ करी जाए चाहे ह्यूमन बींग्स पे यूज़ करी जाए, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाए फॉर द डायग्नोसिस, कुछ भी डिजीज़ पता लगाने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट करने के लिए, मिटिगेशन यानी कि सिम्टम्स और प्रिवेंशन क्या है उसको कंप्लीट खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेट करने के लिए, कोई भी डिजीज और डिसऑर्डर उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रग बोलेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी प्रिपरेशन है जो ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करी जा रही है, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट ओडोमॉस आता है, लाइक मॉस्किटो वगैरह को भगाने के लिए, वो भी कंसीडर करी जाएगी एज अ ड्रग। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी, सच सब्सटेंस अदर देन द फूड, खाने के अलावा इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन और इंसेक्ट विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एज मे स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो अदर देन फूड हो, अगर वो आप यूज़ करते हैं और बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर या फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर कोई जो बर्मिन वगैरह हैं यानी कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए लोग नॉर्मल ऐसी चीज़ें भी यूज़ करते हैं जो बाहर निकल जाएं, जो उसको प्रिवेंट करती हैं, वो भी ड्रग कंसीडर करी जाएंगी अगर गवर्नमेंट उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कर देती है? बता देती है कि ऐसे प्रोडक्ट जो इस पर्टिकुलर टाइप के हैं, जो बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंज कर रहे हैं, उनको हम ड्रग बोलेंगे। अभी सिंपल लैंग्वेज में भी समझेंगे विद एग्जांपल के साथ में। तीसरा डेफिनेशन इसका और है, इट ऑल मतलब ये सारी डेफिनेशन है बस ब्रॉड किए गए। ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्रग इंक्लूडिंग इम्पेटी जेलेटिन कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, इम्पेटी जेलेटिन कैप्सूल। अब सपोज करिए आपसे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इम्पेटी जेलेटिन कैप्सूल इज, ऑप्शन में आपके है आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट, अ ड्रग, अ कॉस्मेटिक और नन ऑफ द अबव। आपके आंसर क्या होंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इम्पेटी जेलेटिन कैप्सूल है, इसके अंदर तो कोई भी ड्रग होगी नहीं, और जब इसके अंदर कोई ड्रग होगी नहीं तो ये ड्रग कैसे हो सकता है? तो सब लोग वहाँ पे क्या लगा देंगे? एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट तुरंत से लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है इम्पेटी जेलेटिन कैप्सूल क्या है? खाली है, इंग्रेडिएंट है, तो एक्सिपिएंट अब हो सकता है आप वहाँ पे करेक्ट हो। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है? अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो आपका जो
आंसर वहां पे होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ड्रग, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस एज अ कंपोनेंट यहाँ एज अ एक्सपीएनटी भी यूज किया जाता है तो वो एज अ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कंसीडर किया जाएगा, ड्रग कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब और 4th नंबर में पढ़ लेते हैं, सच डिवाइस इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द ऑफिशियल गवर्नमेंट के गैजेट द्वारा बता दिया जाता है। सिंपल मीनिंग में ये है कि आज के टाइम पे जो हम मेडिकल डिवाइस के रूल्स पढ़ते हैं 2017 में आए थे, तो हम जो मेडिकल डिवाइस हैं जैसे कि डायग्नोसिस के लिए बीपी चेकिंग मशीन हो गया, तो ये सारे के सारे जो डिवाइस हैं, सिरिंज वगैरह हो गया, इन सबको भी ड्रग मानते थे। और ऐसी कोई भी चीज़ जो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इन सब में यूज़ करी जा रही है, डायग्नोसिस में यूज़ करी जा रही है, वो गवर्नमेंट उसको ड्रग कंसीडर कर सकती है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देने के टाइम पे। ये हमारा बेसिक ढांचा है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। सिंपली जैसा कि मैंने आपको कॉस्मेटिक के बारे में बता दिया, ड्रग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्ट इंक्लूड वर्ड का मतलब यही है कि इसका ड्रग के डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉडर टर्म में डिफाइन किया गया है। दिस मीन्स दैट ड्रग इज नॉट द लिमिटेड मेडिसिन और ऑल्सो अलोन द मेडिसिन और many other substance and products also considered as a drug legally according to the Drug and Cosmetic Act। जो ये बताते हैं, this clause explain the most common meaning of drug include every medicine used internally or externally। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम्स, लोशन। द मेडिसिन मे बी इंटेंडेड फॉर ह्यूमन और एनिमल, डायग्नोस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग बोलते हैं। साथ ही साथ अगर रेपेल करते हैं इंसेक्ट वगैरह को तो उनको भी हम ड्रग बोलेंगे। और इसके अलावा अगर इवन दो दीज प्रोडक्ट्स आर अप्लाइड ऑन स्किन डिजीज वगैरह तो इनको भी कंसीडर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में देके। 3B में बताया गया था कि सच सब्सटेंस अदर देन द फूड, अगर फूड के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं, वर्मिन से इंसेक्ट्स का या बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज करती हैं, उन्हें भी ड्रग कंसीडर किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो दिस क्लॉज एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ ड्रग इवन फर्दर, इट इंक्लूड सब्सटेंस नॉट ऑर्डिनरी फूड। अगर बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर या फंक्शनली चेंज करता है, दिस विल ऑल्सो कंसिडर एज अ ड्रग। इट ऑल्सो कवर सब्सटेंस यूज फॉर द डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स और पेस्ट दैट स्प्रेड डिजीज। ह्यूमन में बीइंग में जो करता है उसको भी ड्रग कंसिडर किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे और उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला जो पॉइंट था हमारा कि ऐसा कोई भी ये पर्टिकुलर ड्रग इंक्लूड क्या करता है, दिस एक्ट यूज एज अ इंक्लूड वर्ड, इसका मतलब वो करना है। व्हेन इंस्पेक्शन रिलेटेड टू ऑल अदर ड्रग्स कॉस्मेटिक और इंस्पेक्टर मस्ट बी अपॉइंटेड। अब एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात इन रिलेशन ऑफ एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक एंड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड फॉर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, तो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 21। और याद रखना यहाँ पर उन ड्रग इंस्पेक्टर का ही सिलेक्शन होता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग जो आपकी ड्रग है अदर देन ASU सेक्शन 21। ठीक है, तो सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग इनका इंक्लूजन होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया वो यही है कि ड्रग API ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही नहीं, उस पूरे के पूरे मेडिसिन को फाइनल प्रोडक्ट में बनने वाले जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट, दिस क्लॉज मेक द क्लियर एक्ट रेगुलेट्स नॉट ओनली फिनिश मेडिसिन मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर देम एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द ड्रग। वो पार्ट ऑफ द ड्रग बन रहा है तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ ड्रग। इसेंशियल कंपोनेंट कोई भी सही, वो आपका ड्रग ही कंसीडर किया जाएगा। कोई भी डिवाइस जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज करी जा रही है उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ड्रग का दर्जा दे सकती है। ये था आपके पूरे के पूरे ड्रग का मीनिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इस तीनों चार क्लॉज में से कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए तो आप आंसर आराम से कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो टर्म आता है वो है आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट। वो हु ही इज गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होते हैं। अब आजकल आयुर्वेदिक वाले भी गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने लगे हैं, तो वो एनालिस्ट भी अलग रहेंगे, उनकी डेफिनेशन ऐड कर दी जाएगी आयुर्वेदा में। इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी,
ड्रग्स अ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 35। पहले मेंशन कर दिया इन्होंने कि अगर आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए अगर ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं तो वो सेक्शन 33(5) के अंडर में ऐड किए जाएंगे। सेक्शन 33(5). दोज आर द स्पेसिफिक ड्रग एनालिस्ट विच आर हैविंग अ नॉलेज अबाउट द ASU ड्रग्स, दे विल इंस्पेक्ट द ड्रग, दे विल टेस्ट द ड्रग स्पेसिफिकली ASU टाइप ऑफ ड्रग। बट जो आज के हम देखते हैं ड्रग एनालिस्ट होते हैं वो आपके एलोपैथिक ड्रग्स के लिए हैं, वो आपके अंडर सेक्शन 20 अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये तो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक अ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 20 के अंडर में उसको अपॉइंट किया जाता है। स्पेसिफिकली किसके बारे में बता रहे हैं? ड्रग और कॉस्मेटिक, वो होगा आपका ड्रग एनालिस्ट। इंस्पेक्टर का पहले अगर ड्रग एनालिस्ट के बारे में आप समझना चाहें तो सिंपल मीनिंग यहाँ पर ही बता दिया। एक्सप्लेनेशन में अगर हम समझें, ड्रग एनालिस्ट वो होता है जो ड्रग्स को एग्जामिन करता है, सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और ड्रग एनालिस्ट की रिपोर्ट लीगली एडमिसिबल होती है, चाहे वो कोर्ट में हो, हर जगह पर मान्य मानी जाती है। लेकिन हमारे जो इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था तो कुछ लोग इसका मिसयूज और फ्रॉड करने लगे थे, तो कई पार्ट में ड्रग इंस्पेक्टर के इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर पेनाल्टीज और ऑफेंसेस मानने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा ड्रग एनालिस्ट की रिपोर्ट का मिसयूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो है ये द एनालिटिकल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट सर्व एज अ इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एंड ऑफन यूज एज एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर और सेलर्स के अगेंस्ट में उसको यूज़ किया जा सकता है। इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग, गवर्नमेंट ड्रग, ये मैंने आपको बता दिया 33F सेक्शन के अंडर में अपॉइंट होते हैं, यहाँ पर सेक्शन 20 में अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा था कि आपका इंस्पेक्टर मीन्स क्या होता है। तो इंस्पेक्टर मीन्स सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका ड्रग जो इंस्पेक्टर है वो अगर इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी है तो वो उसकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 33G। ये सेक्शन याद रखिएगा, रट लीजिए इन सबको। और हमारा जो आज के टाइम पे आपने UPSC के अंदर देखा है, CDSCO के अंदर में जो वैकेंसी निकाली गई हैं, CDSCO एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये आपके अंडर सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी की निकली हैं। अब इसी के अपॉइंटमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से आप क्या करे जाएंगे? नियुक्त किए जाएंगे एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर कौन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज़ वगैरह ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में हम एक अलग से लेक्चर लेंगे पूरा का पूरा, क्या मीनिंग होता है, क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल हम समझते हैं मैन्युफैक्चरर कौन होता है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ बार बार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की? क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर का नाम सीधा बता देंगे, सर मैन्युफैक्चरर होता है वो फार्मासिस्ट, वो जो या फिर वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास कंपनी है वो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन रिलेशन ऑफ टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी ड्रग। कितने सारे पॉइंट्स आपने सुने, दोबारा पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड एनी प्रोसेस, यानी कि ड्रग बनाने का कोई भी प्रोसेस जहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, ऑर्नामेंटिंग चमका रहे हैं कुछ भी, फिनिशिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग मतलब लार्ज क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो कर रहे हैं, यू विल कंसीडर एज अ मैन्युफैक्चरर। यू अब जैसे कि अगर हम ब्रेकिंग वाली बात कर लें तो यहाँ पर मान लेते हैं लाखों में ड्रग्स आई। अब लाखों में ड्रग्स आने के बाद में आपने क्या किया, उनको टुकड़ों में बांट दिया, तो यू आर स्टिल कंसीडर एज अ मैन्युफैक्चरर एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं तब भी आप मैन्युफैक्चरर हैं, फॉर्मुलेशन में कुछ अल्टरिंग कर रहे हैं तो भी हैं, चमका रहे हैं उसको, ऑर्नामेंटिंग कर रहे हैं तब भी आप मैन्युफैक्चर कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी ड्रग, तो वो भी और कॉस्मेटिक विद अ व्यू टू इट्स सेल डिस्ट्रीब्यूशन बट डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और एनी ड्रग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज इन्होंने ये डाल दिया, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने बताया कि आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं उसकी या फिर एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो वो नहीं कंसीडर किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, वो कंसीडर किया जाएगा डिस्पेंसिंग। क्लियर है यहाँ तक? इसके बारे में भी हमने आपको सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी है। जैसे कि इंस्पेक्टर के बारे में हमने आपको बता ही दिया इंस्पेक्टर का क्या रोल होता है। साथ ही साथ अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर क्या है, ऐसा व्यक्ति ब्रॉडर टर्म में जो ड्रग
प्रिपेयर करता है और या सेल करता है तो वो कौन कौन होगा? अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है या ड्रग बनाता है, मॉडिफाई करता है, फाइनल फिनिशिंग करता है, पैकिंग करता है, लेबलिंग करता है, डिवाइडिंग करता है, प्रिपेयरिंग करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कोई भी एक्टिविटी वो कंसिडर करा जाएगा एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एज अ मैन्युफैक्चर। अगर एक एक्सेप्शन जो है कि हाउएवर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इफ अ फार्मासिस्ट प्रिपेयर और मिक्स अ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन particular patient, this process called as a compounding or dispensing, it will not consider as a manufacture, वो कंपनी वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखिएगा जो कि हमने यहाँ पे बताया, मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप, अदरवाइज कुछ भी कर रहा है तो वो कंसिडर करा जाएगा एज अ मैन्युफैक्चर। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो उसको मिक्स कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग कहा जाएगा। चलो आगे बढ़े, तो पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन मींस क्या होता है? एक पॉइंट रह गया शायद, इंपोर्ट। हाँ, ये जी वाला एक पॉइंट रह गया। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? इंपोर्ट का सिंपल मीनिंग बस इतना सा है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट जो बाहर किसी भी कंट्री में बन रहा है, आप जानते हैं इंपोर्ट मतलब होता है वेस्टर्न कंट्रीज से या कोई भी कंट्री जो इंडिया के अलावा है, उसको अगर हम बॉर्डर के थ्रू मंगाते हैं अपने देश में, वो प्रोसेस क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट ही कहा जाएगा। चाहे आप उसे कोई भी कॉग्निटिव एक्सप्रेशन में ले लो, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ग्रामेटिकल वेरिएशन में कोई भी चीज़ों में आप कह लीजिए, अगर उसको आप इंडिया के अंदर ला रहे हैं किसी दूसरे देश से, दिस विल कंसिडर एज ए इंपोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेटेंट और प्रोप्राइटरी नेम क्या होते हैं? आपने सुना होगा, लेकिन एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होते हैं? अगर हम आयुर्वेदा और सिद्धा और यूनानी के सिस्टम में आते हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और तिब्बतन सिस्टम के हिसाब से मेडिसिन ऑल formulation containing only such ingredients mentioned in the formula described in the authoritative books of Ayurveda, Siddha, Unani or Tibetan system, medicine specified in the first schedule but does not include a medicine which is administered by the parenteral route, also formulation included in the authoritative book as specified clause 1 में। अब इसके कहने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से सुनो, कोई भी मेडिसिन जो कि अथॉरिटेटिव बुक में मेंशन है आयुर्वेदा या यूनानी या सिद्धा की, उनको हम पेटेंट और प्रोप्राइटरी नेम जब बोलेंगे, जैसे कि आप एक ड्रग सुनते होंगे, हमारे पास जेनरिक नाम, जैसा कि आप नाम सुन रहे थे कि अगर आपने ड्रग सुना जैसे पीसीएम, तो पीसीएम है क्या? पैरासीटामोल। बट ये पीसीएम आपका जेनरिक ड्रग है, लेकिन आपने पीसीएम की ब्रांड देखी होगी, क्रोशेन या डोलो 650 के नाम से भी आती है। तो ये आपकी क्या है? ब्रांडेड मेडिसिन है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जिसको स्पेसिफिक कंपनी ने क्या किया है? डेवलप किया है, डिजाइन किया है, लेकिन उसका जो मेन एपीआई है वो सेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन में। इन रिलेशन टू any other system of medicine, a drug which is remedy or prescription presented from ready for internal or external administration of human being or animals and which is not included in the edition of Indian Pharmacopoeia for time being or any other pharmacopoeia authorized behalf of central government after consultation with drug technical advisory board। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान के चलिए कोई भी ड्रग की डेफिनेशन आपको क्लियर है, अब वो ड्रग क्या है? आपकी इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। मान लेते हैं वो ड्रग आपकी बनाई गई है ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से या यूएस फार्माकोपिया के हिसाब से, तो हमारा जो इंडियन ऑफिशियल गैजेट में इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ड्रग कंसीडर कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि आफ्टर डिस्कशन विद डीटैप के डिस्कशन करने के बाद ही वो उसको ड्रग कंसीडर कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट आप बता सकते हैं इसमें, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रिस्क्राइब का मतलब सिंपल सा ये होता है कि प्रिस्क्राइब बाय रूल्स विच अंडर मेड दिस एक्ट। अगर ड्रग आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दिस ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के हिसाब से उसको दिया जा रहा है, वो आपकी कंसीडर करी जाएगी प्रिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब मीनिंग का ये मतलब होता है। लास्ट में इसमें 2 क्लॉज दिए दिए हुए हैं, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और प्रिजम्पशन टू पॉइजनस सब्सटेंस, इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये है क्या? देखिए, construction of reference to any law not in force or any functionary not in existence state of Jammu and Kashmir, any reference in this act to any law which is not in force or any functionary not in existence in the state of Jammu and Kashmir shall in relation to that state be constructed as a reference to a corresponding law in force or to corresponding functionary existence in the state। क्या समझ में आया? इतनी टेक्निकल लैंग्वेज
इतनी टेक्निकल लैंग्वेज कि आप बेसिक डेफिनेशन इसकी समझ नहीं पाएंगे, बट इसका सिंपल मीनिंग है क्या। यानी कि देखिए, जब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ नहीं था, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी एक्ट एग्जिस्ट करता था, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी एक्ट एग्जिस्ट करता था वो इस रिलेशन में था कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट उसके अकॉर्डिंग ही रन किया जा रहा है। तो उस जो लॉ है उसके ऊपर बिना उसको हटाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं थे, लेकिन वहाँ पर ड्रग को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटेटिव रिजीम बनाई गई होगी, कोई ना कोई पर्सन वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया होगा जो ड्रग रिलेटेड काम कर रहा होगा, तो उनको एज इट इज़ कंसीडर कर लिया जाएगा जो ऑलरेडी फंक्शनरी एग्जिस्टेंस में होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन का यही मतलब है। दूसरा है आपका presumption, section 4, presumption as to the poisonous substance, any substance specified as a poison by the rule made under chapter 3rd और chapter 4th फॉर चैप्टर 4 जो आपका 4A है जो आयुर्वेदा से डील करता है, सेल बी डीम टू बी पॉइजनस सब्सटेंस फॉर पर्पस चैप्टर 3rd और मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बता दे रहा हूँ कि किस पर्टिकुलर चीज़ को हम पॉइजन कहेंगे। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 4A जो आपका आयुर्वेदा के अंडर में आता है, साथ ही साथ चैप्टर 3rd, इनके अंदर ड्रग के डेफिनेशन और भी बताई गई हैं कि आपकी पॉइजनस सब्सटेंस होंगे कौन कौन से, तो उनके बारे में अगर आपको ऐसा दिखता है तो उनको पॉइजन कंसिडर किया जाएगा एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सिंपल मीनिंग में समझ लेते हैं इनको। आप तो ये समझ गए पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती हैं। फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी अ पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन वो प्रिपरेशन होती हैं जो कि आपकी स्पेसिफिकली इंग्रेडिएंट मेंशन इन द अथॉरिटेटिव बुक्स बनाई जाए, फर्स्ट शेड्यूल में उनकी कहानी सारी की सारी मेंशन हो, और साथ ही साथ वो ड्रग जो पेरेंटल रूट से ना दी जा रही हो उनको क्लासिकल फॉर्मुलेशन ऑलरेडी डिस्क्राइब, उनको हम क्या मानेंगे, नॉट ट्रीटेड, नॉट यहाँ पे याद रखिएगा, उनको ऑलरेडी जो मेंशन्ड है, these will not treated as a patent of proprietary medicine, you have to formulate a new drug, आपको बताना पड़ेगा तब उसको कंसिडर किया जाएगा as a patent of proprietary medicine as per आयुर्वेदा। ठीक है, एज पर आयुर्वेदा दिस दे विल कंसिडर एज अ पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। दूसरी, अगर हम ड्रग रिलेशन की बात करें, नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन फार्माकोपिया में अगर इंक्लूडेड नहीं है, बाहर से आ रही है, किसी ने बनाया उसको नई रिसर्च करी है तो आप नई मेडिसिन मानते हैं, तो उनको भी पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोला जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट डी टाइप के डिस्कशन के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट में बता दे। क्लियर है यहाँ तक ब्रांड नेम वाली ड्रग। साथ ही साथ आपने पढ़ा प्रिस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है। प्रिस्क्राइब का सिंपल मीनिंग होता है, दिस definition state that whenever the word prescribe appears in the act, it refers to the drug and cosmetic rules made under this act. The act provided the legal framework while the detailed producer form fees requirements, जो कि ऑलरेडी हम इसको रूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग। आगे जो बढ़ रहे थे हम, आपका सेक्शन 3A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, इसका सिंपल मैंने आपको बता दिया था। दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डील विद द स्पेशल लीगल पोजीशन एट जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम। द एक्ट रेफर्स टू द लॉ और गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट वाज नॉट एप्लीकेबल, डिड नॉट एग्जिस्ट। जब तक हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी, यानी कि करस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़, करस्पॉन्डिंग लॉ वो थी, उनको एग्जिस्टिंग में थी, उनको दिस एंश्योर दैट द एक्ट कुड स्टिल बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली डिस्पाइट डिफरेंस इन द लीगल सिस्टम। तो ये एक्ट उसमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होगा, ऐसा नहीं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दी जाएंगे, बट उनके साथ में उनको कंसिडर कर लिया जाएगा इस एक्ट के अंदर। ये था आपका करस्पॉन्डेंस वाला। और इसके आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉइजन को हमने बताया था, दिस सेक्शन प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन। किसको हम पॉइजन सब्सटेंस बोलेंगे, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अ सब्सटेंस पॉइजनस थ्रू द रूल मेड अंडर द एक्ट, द सब्सटेंस विल ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज अ पॉइजन for legal purposes. There is no need to prove separately substance poisonous because the law already recognize it such। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको बता चुकी है कि कोई भी ड्रग क्या है, पॉइजन है, तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ पॉइजन। आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको पॉइजनस नहीं बता सकते या उसको कंसीडर नहीं करा सकते जब तक गवर्नमेंट उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट ना करे कि वो पॉइजन है। तो यहाँ आपका चैप्टर 1 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी की सारी चीज़ें, उस टेक्निकल लैंग्वेज से आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपने चैप्टर 2 की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे रहेंगे डी टैब यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, साथ ही साथ इसमें रहेगा CDL और इसमें रहेगा DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में।
सब्सक्राइब करिए, आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को, उस पर आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन में या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।